खुशी का सुहाना सफ़र एपिसोड 24। जैसा कि पिछले एपिसोड में दुबे जी खुशी के एडमिशन के सिलसिले में कॉलेज जाते वक्त खुशी को उदास देखकर दुबे जी उसका मूड ठीक करने के लिए स्कूटी अग्रवाल जी की दुकान के पास रोक लेते हैं। वहाँ उन्हें दीपक का दोस्त कमल देख लेता है और दीपक को फ़ोन करके खुशी और दुबे जी के अग्रवाल जी की दुकान पर होने की बात बता देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता शर्मा लेकर आई हूँ अपनी लिखी हुई कहानी जिसका नाम है खुशी का सुहाना सफ़र। उम्मीद करती हूँ कि आपका और मेरा ये सफ़र भी बहुत सुहाना रहेगा। अगर मेरी लिखी हुई कहानी आपको पसंद आए तो मेरी इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद। अब आगे। कमल को दीपक से अपनी चुगली करता देख खुशी कमल को एक टपली मारकर अपना फ़ोन छीन लेती है और फ़ोन लेकर दीपक से बोलती है, बेवकूफ़ है तेरा दोस्त, इसे गलतफहमी हो रही है, बिना पूरी बात जाने ही तुझे फोन लगाकर भड़का रहा है तुझे हमारे खिलाफ। दीपक बोला, दीदी सुबह मुझे गलतफहमी हो गई थी और मम्मी तो हमेशा आप दोनों को लेकर गलतफहमी में ही रहती है, बस आप और पापा ही हमेशा सही रहते हो। खुशी को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या सफाई दे। गुस्से से बौखलाकर उसने फोन काट दिया और मुड़कर पीछे कमल को देखा, लेकिन कमल वहाँ से गायब हो चुका होता है। अब वो अपने पापा की ओर देखती है तो वो भी टेबल पर नहीं थे। जब उसने चारों नजर दौड़ाई तो उन्होंने देखा कि दुबे जी कमल के पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन कमल उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। दुबे जी उसे पकड़ नहीं पाते हैं और थक के पसीने में भींगे हुए अपने घुटनों को पकड़कर हाँफ रहे होते हैं। खुशी दौड़कर उनके पास पहुंची, कोई फायदा नहीं हुआ उस कमल के पीछे भागकर, हाथ से निकल गया वो। खुशी बोली, कोई बात नहीं पापा, हमारा आज का दिन ही खराब है इसलिए ये सब हो रहा है। दीपक की शान पत्ती निकाल दी हमने, वक्त आने पर कमल की शान पत्ती भी ठिकाने लगा देंगे। दुबे जी बोले, हाँ बेटा, लेने दो एडमिशन इस कमल के बच्चे को मेरे स्कूल में जहाँ का मैं मास्टर हूँ, उसकी शान पत्ती तो वहीं निकालूंगा। अभी तुम अपना मूड ऑफ मत करो। पीछे से अग्रवाल जी ने खुशी और दुबे जी को आवाज दिया, आप दोनों का ऑर्डर तैयार है। दुबे जी बोले, अग्रवाल जी हमारा तो हो गया, आज के लिए इतना काफी है। आप ऐसा करो कि इन दोनों कचौरियों को पैक कर दो, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ तो उसे आपके हाथ की बनी हुई कचौरियाँ खिलाऊंगा। खुशी और दुबे जी अब कॉलेज पहुँच जाते हैं। कॉलेज के भीतर कदम रखते ही खुशी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो वहाँ की हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखती है। कॉलेज की बिल्डिंग, कॉलेज का कैंपस, कॉलेज की विंडो पर लगी हुई स्टूडेंट्स की लाइन, सब कुछ उसे एक्साइट कर रहे थे। अब उसका मूड बिल्कुल अच्छा हो चुका था, वो बहुत खुश थी। दुबे जी कॉलेज के इंक्वायरी विंडो पर पहुंचकर प्रिंसिपल ऑफिस का एड्रेस पूछते हैं। दुबे जी ऑफिस का एड्रेस पूछकर ऑफिस की ओर जाते हैं, मगर कुछ दूर चलने के बाद वो एड्रेस भूल जाते हैं, क्योंकि एक तो कैंपस बहुत बड़ा था, ऊपर से उनकी याददाश्त बहुत छोटी थी, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किधर जाना है। जब वो खुशी से आगे का रास्ता पूछते हैं तब खुशी ने उन्हें बताया कि जिस वक्त वो इंक्वायरी करे उस वक्त उसका ध्यान कॉलेज निहारने में था, तो उसे भी ऑफिस का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। अब दुबे जी अपनी आंखें बंद करके हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने सर को ठोकते हुए रिसेप्शनिस्ट के बताए हुए एड्रेस को याद करने की कोशिश कर रहे थे। तभी दुबे जी को अपने पास से ग्रुप में 4 लड़के गुजरते हुए दिखते हैं। उन्हें रोककर दुबे जी ने उनसे प्रिंसिपल के ऑफिस का रास्ता पूछा। दुबे जी के द्वारा उन्हें रोककर इस तरह एड्रेस पूछने के कारण उनमें से एक लड़का अकड़कर दुबे जी से पूछा, ताऊ हम तुम्हें इस कॉलेज के चौकीदार दिखाई देते हैं। उस लड़के का अपने पापा से इस तरह में बात करता देख बीच में खुशी आई और बोली, शकल से तो तुम इस कॉलेज की चपरासी और हरकतों से तुम इस कॉलेज का बिगड़ा हुआ टपोरी गुंडा दिखते हो, लेकिन हमें ये गुंडागर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कॉलेज का मेन गुंडा यानी कि तुम सब लोगों का बाप हमारा नॉन है। बुलाऊंगा भी उसे, निकालूं भी तुम्हारी गुंडागर्दी। खुशी किसी और की नहीं बल्कि मोहित के बारे में ही बात कर रही थी, जबकि उसे मालूम नहीं था कि इन लड़कों के बीच में ही एक लड़का खुद मोहित है। खुशी की बात सुनकर मोहित का ईगो हर्ट हो गया। उसने खुशी से बोला, अच्छा तो इस कॉलेज का सबसे बड़ा गुंडा तुम्हारा नॉन है और हमें उसके बारे में नहीं पता, तो अब तुम करवा ही दो उसके साथ हमारा इंट्रोडक्शन। खुशी बोली, वक्त आने पर करवा दूंगी उससे तुम सबका इंट्रोडक्शन, पर अभी तुम टुच्चों के लिए तो मैं ही काफी हूँ। उनमें से तीसरा लड़का बोला, इतना एटीट्यूड और इतनी ज्यादा चपड़, लगता है ये कॉलेज तेरे बाप का है। खुशी बोली, ओ चिरकुट, ये कॉलेज मेरे बाप का नहीं बल्कि एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है।
ये कॉलेज भी मेरा बाप नहीं चलाता, बल्कि मिस्टर कन्हैयालाल पांडे चलाते हैं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है वो रहेगी या जाएगी ये मुझ पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगले साल मैं 18 साल की हो जाऊंगी और अपना वोट देकर मैं ये सरकार बचा भी सकती हूँ और ये सरकार गिरा भी सकती हूँ। सब मुझ पर डिपेंड करता है। खुशी की बेतुकी बात सुनकर उनमें से एक लड़का बोला, मतलब कुछ भी? पागल है क्या? और पागल है तो पागल खाने जा, कॉलेज में क्या काम है तेरा? खुशी बोली, पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि कॉलेज में क्या काम है मेरा, मगर तुम लोगों से मिलकर अब पता चल रहा है कि यहाँ क्या काम है मेरा। और मेरी बात इलॉजिकल लगी तुम लोगों को, क्योंकि वो इलॉजिकल थी भी। अब मैं तुम लोगों को लॉजिकल सीक्रेट बताती हूँ। इस कॉलेज के प्रिंसिपल कन्हैयालाल पांडे है ना, वो मेरे कन्नू अंकल हैं, मेरे पापा के चड्डी बड्डी लंगोटिया यार। आज वो यहाँ इस कुर्सी पर बैठे हैं ना, वो सिर्फ इस आदमी की वजह से जिसके साथ तुम बदतमीजी कर रहे हो, यानी कि मेरे पापा की वजह से। एक बार मेरा यहाँ एडमिशन हो जाने दो, फिर इन दोनों की दोस्ती की पूरी कहानी तुम सबको सुनाऊंगी। वो सुनने के बाद मेरे पापा को सलाम ठोकते फिरोगे तुम लोग। फिर से लॉजिकल बोल रही हूँ। फाइन, अब आगे का लॉजिक सुनो। अभी मैं कुछ देर पहले इस कॉलेज के सबसे बड़े मवाली छपरी गुंडे की बात कर रही थी ना, वो मेरे कन्नू अंकल का लौंडा ही है। रही उसके बारे में डिटेल देने की, तो अगर मैं उसके बारे में इतना जानती हूँ तो तुम लोग भी उसके बारे में जानते ही होगे, और अभी भी नहीं पहचाना तो फिर बुलाऊं उसे? खुशी की बातों सुनकर चारों लड़के कहीं ना कहीं समझ गए थे कि उनके लीडर मोहित की ही बात हो रही है, और मोहित उन चारों में से ही एक था और उनके बीच खड़ा था। लेकिन खुशी सिर्फ उसे जानती थी, पहचानती नहीं थी।